नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं एक बार पुनः। और आज हमें अधगम का सिद्धांत, जैसा पहले अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उनके सामान्य परिचय की सिद्धांतों के बारे में समझा था। हमें व्यवहारवादी पढ़ने, गेस्टल्टवादी पढ़ने, और आज जैसा कि पिछले लेक्चर में कुछ अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमको पढ़ना है। और देखते हैं बिना समय गंवाए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। I.V. पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, इनका पूरा नाम क्या था, इवान पेट्रोविच पावलोव। एक प्रश्न ये बन सकता है, महान महोदय कहाँ से थे, तो रूस से थे। दूसरा प्रश्न बन सकता है, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न बन सकता है कि यह मनोवैज्ञानिक थे, तो नहीं, यह शरीर शास्त्री थे। क्या थे, शरीर शास्त्री थे। तो यहाँ से 3 प्रश्न हमारे बन गए। पहला, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, I.V. पावलोव ने। I.V. पावलोव का पूरा नाम क्या था, इवानो पेट्रोविच पावलोव। अगला, I.V. पावलोव कहाँ के थे, रूस के थे। अगला, क्या I.V. पावलोव मनोवैज्ञानिक थे या शरीर शास्त्री थे या और कुछ थे, जैसे कह लें अपन डॉक्टर थे, क्या थे, तो ये शरीर शास्त्री थे, शरीर के ऊपर ये करते थे। अब हमारा जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके उपनाम क्या होते हैं। जैसे कि हम सब लोगों के उपनाम होते हैं, स्कूल का नाम कुछ होता है, घर का नाम कुछ और होता है, तो इसलिए। और जो ये सिद्धांत आया, ये 1904 में आया। कब आया यह सिद्धांत मित्रों, 1904 में आया। और इस सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने किस पर किया, तो देख लो, प्रयोग किस पर किया मिश्रा, कुत्ता पर। किस पर किया, कुत्ता की। इन्होंने कौन सी, पेट्रोरेट ग्रंथि का क्या किया था, ऑपरेशन किया था। कौन सी ग्रंथि का, पैरोटिड ग्रंथि का, जो एक लार ग्रंथि होती है, गले में पाई जाती है कुत्ते की, इसका ऑपरेशन किया था। और 1904 में यह प्रयोग आया था। और इस प्रयोग के लिए, इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए महान महोदय को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो शरीर शास्त्री थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस सन में दिया गया पहला, या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, या किस शरीर शास्त्री को नोबेल पुरस्कार 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। या क्वेश्चन बन सकता है I.V. पावलोव को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, उपनाम इनके क्या थे। पहला था CR थ्योरी। CR थ्योरी का मतलब हुआ कंडीशनल थ्योरी। अगला एक और नाम था क्लासिकल थ्योरी। तो एक बार प्रश्न आ भी चुका है, क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी, क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी, तो इवानो पेट्रोविच पावलोव, I.V. पावलोव ने दी थी। अगला इनका नाम है अधगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय मतलब हो गया हमारे पुराने समय का, शास्त्रीय नृत्य जब से बने थे तो देखा है, तो ये सबसे पहला अधगम के क्षेत्र में सबसे पुराना सिद्धांत। तो लिख लो, अधगम के क्षेत्र का सबसे पुराना सिद्धांत, अधगम के क्षेत्र का सबसे पुराना सिद्धांत। दूसरा देखो, ये रेड पेन दिख रहा है सही से। अगला देखो, अगला यह है प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, अधगम के क्षेत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत हो गया। यहाँ शब्द आया अनुबंधन, तो यहीं से देख लो, अनुबंधन के जनक कौन थे, I.V. पावलोव थे। कौन थे, I.V. पावलोव थे। अनुबंधन के जनक कौन थे, I.V. पावलोव थे। अगला प्रश्न हमारा कंफर्म हो गया। तो अधगम का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो अधगम का अनुबंधन सिद्धांत भी I.V. पावलोव ने दिया, इनके उपनाम थे। अगला है अधगम का अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, तो I.V. पावलोव ने दिया। अधगम का प्राचीन सिद्धांत किसने दिया, तो I.V. पावलोव ने दिया, क्योंकि ये सबसे प्राचीन सिद्धांत था। अधगम का चिर सम्यक सिद्धांत, चिर सम्यक का मतलब हुआ चिरकाल से चला आ रहा, बहुत पुराने समय का सिद्धांत, तो किसने दिया, I.V. पावलोव महोदय ने दिया। अधगम का परंपरागत सिद्धांत, परंपरा के अनुसार चलने वाला सिद्धांत भी इन्होंने दिया। अधगम का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और संबंध प्रत्यावर्तन का अर्थ हुआ किसी कार्य को बहुत बार दोहराना, तो अधगम का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी किसने दिया, I.V. पावलोव ने दिया। ये इनके कुछ उपनाम थे मित्रों। क्या थे, उपनाम थे। इन्होंने लार ग्रंथि का अधगम के क्षेत्र में सब पैरोटिड ग्रंथि थी। यहाँ अगला लिख लो, लार ग्रंथि के ऑपरेशन के द्वारा पता किया था। लो, लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। एक और पॉइंट, तो ये
यहाँ से ये मान के चलो एक प्रश्न बनने की संभावना होती है। कोई भी प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है आईवी पावलोव कौन थे? रूस के शरीरशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला। इनके उपनाम क्या थे? एक बार फिर रिवीजन करते हैं। अधगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अधगम का अनुबंधन सिद्धांत, अधगम का अनुकूलन सिद्धांत, अधगम का प्राचीन सिद्धांत, चिरसम्यक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का अर्थ हुआ कि बहुत किसी कार्य को बार बार दोहराना है। तो इतना हमारा हो गया। अब देखो इस पर आगे हम चर्चा करते हैं। या इसको अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसको संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इनके नाम ये क्यों रखे गए, कंडीशनल थ्योरी क्यों कहते हैं, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, माफ कीजिए यहाँ रिस्पांस शब्द लिखना भूल गए, रिस्पांस थ्योरी क्यों कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस पर बता रहे हैं, इनके यही नाम क्यों रखे गए। तो आगे देखो बात करते हैं। आगे इनने जो प्रयोग किया, इनका जो प्रयोग था वो किस पर था? कुत्ते पर। किस पे था? कुत्ता पर था। अब ये रहा हमारा कुत्ता, कला देखो अच्छी है। ये कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। ये कुत्ता था और कुत्ते के सामने इन्होंने परसा भोजन। क्या परोस दिया? भोजन। कुत्ते के मुंह से क्या गिरी? लार। तो भोजन रखना एक स्वाभाविक उद्दीपक था। कैसा उद्दीपक था मित्रों? स्वाभाविक उद्दीपक था। और लार गिरना एक स्वाभाविक क्रिया थी। स्वाभाविक क्रिया थी। लार गिरना एक स्वाभाविक क्रिया थी। अब देखो यहाँ क्या इक्वेशन बनती हैं, यहाँ क्या इक्वेशन बनती हैं। यहाँ देखो दिख रहा है सब कहीं कि नहीं मिस रहा? यहाँ ध्यान दो। देखो हमने रखा भोजन। क्या रखा? भोजन। क्या रखा? भोजन। तो भोजन के साथ जैसे भोजन रखा तो क्या आई कुत्ते के मुंह से? लार। फिर क्या किया? यह क्रिया हम काफी दिन तक आईवी पावलोव महोदय करते रहे। फिर उन्होंने क्या किया? घंटी बजाई। क्या बजाई? घंटी। फिर रखा भोजन, फिर भी क्या गिरी? लार। तो देखो भोजन तो एक स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है। लेकिन क्रिया भी अभी कैसी हुई? स्वाभाविक हुई। सब बताएंगे अभी यूसीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है। ठीक है, पहले नियम को समझते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? फिर ओनली बजाई घंटी, फिर भी कुत्ते के में लार गिरी। तो हम क्या कह रहे हैं? देखो कुत्ते ने घंटी के साथ अपना अनुबंधन बना लिया। ये प्रक्रिया आईवी पावलोव ने कई दिनों तक की। घंटी बजाई और घंटी और भोजन में जो यहाँ डिफरेंस रहा वो मात्र 5 सेकंड का रहता है, जिसे आदर्श समय कहते हैं। तो स्टार बना के लिख लो। आदर्श काल, आदर्श काल 5 सेकंड का होता है। 5 सेकंड का होता है। इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया क्यों कहा? बैठ जाइए मिस्टर जी। अनुकूलित अनुक्रिया क्यों कहा? तो देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया कहने का मतलब हुआ जो क्रिया पूर्व में, जो क्रिया कुत्ता देखो भोजन के लिए देखते ही लार गिरा रहा था, अब वही क्रिया घंटी से कर रहा है। मतलब उद्दीपक के बदलने पर क्रिया ना बदले, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। कि हमारा उद्दीपक तो बदल गया लेकिन क्रिया नहीं बदली, अनुकूलित हो गई। उसके संबंध में बिल्कुल संबंध हो गया, उसके साथ प्रवाह में बहने लगा। जैसे कि उद्दीपक बदला लेकिन क्रिया नहीं बदली। जैसे कि तुमने टेट का एग्जाम दिया, अभी तुम्हारे पास सामने टेट है, सी टेट है, और सी टेट का एग्जाम देने के बाद देखना अभी क्रिया कर रहे हैं आप लोग सब पढ़ने की, और सी टेट क्रॉस होते ही सुपर टेट आ गया, फिर भी पढ़ोगे। क्रिया कर रहे लेकिन अब उद्दीपक, आपका लक्ष्य बदल गया, अब आपका लक्ष्य हो गया सुपर टेट। तो उद्दीपक के बदलने के बाद भी क्रिया करता रहे, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया क्यों कहा गया है मित्रों? ये नाम भी हमने बता दिया। अब आगे बात करते हैं। देखो अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। देखो लिखो, हेडिंग डालो, अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया, इसके बारे में लिख लो। क्या लिखना है? जो क्रिया पूर्व में भोजन के द्वारा हो रही थी, जो क्रिया पूर्व में भोजन के द्वारा हो रही थी, भोजन के द्वारा हो रही थी, वही क्रिया अब घंटी के द्वारा हो रही है। घंटी के द्वारा हो रही है, इसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। हो रही है तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। देखो ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई मित्रों। ठीक है, हमने बता दिया उद्दीपक बदल जाए क्रिया ना बदले अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती। अब देखो, अब बात कर लेते हैं अपन यूसीआर और सीआर पर क्या होते हैं, और एक बार नियम पर फिर चलते हैं लौट के। यूसीआर क्या होता है, पहले इन सब के हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं। यूसीएस क्या होता है, तो ये होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस STIMULUS स्टिमुलस। यूसीएस होता है, यूसीआर होता है, इसका मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अगला होता है सीआर, क्या होता है, अगला होता है सीएस, तो ये हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस। और अगला होता है सीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या होता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। देखो अब मित्रों, यहाँ हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कोई भी अनमाने नहीं, कंडीशन मीन्स होता है शर्त, कोई भी शर्त ना हो, मतलब क्या करेंगे हम, स्वाभाविक क्रिया। कैसी करेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक, माफ कीजिए उद्दीपक। ठीक है, ये भी क्या हो गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई। कैसी हो गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई। और यहाँ देखो कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल मतलब किसी शर्त के साथ उद्दीपक को रखा गया है, इसलिए ये हो गया अस्वाभाविक उद्दीपक। ये प्राकृतिक नहीं है, ये जो नेचुरल चीज होती है वो नहीं है, ये मानव के द्वारा ऐसी कंडीशन पैदा कर दी शर्त के अनुसार के क्रिया हो रही है। आगे देखो, ये होती है कंडीशनल रिस्पॉन्स। जब ऐसी कंडीशनल उद्दीपक रख दिया जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक रख दिया जाएगा, तो निश्चित है जो क्रिया होगी वो भी अस्वाभाविक कहलाएगी, क्योंकि शर्त के अनुसार रख ली, नेचुरल की विरुद्ध रख ली, लेकिन फिर भी वही क्रिया हो गई, तो वह क्रिया होनी नहीं चाहिए थी, अस्वाभाविक हो गई। तो देखो अस्वाभाविक क्रिया। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं, जो ये होता है इसे अनुबंधित क्रिया भी कहते हैं। अनुबंधित भी कहते हैं, इसे अनुबंधित कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमने यूसीएस मतलब हमारा था भोजन। क्या था, हमने भोजन रखा, हमने कुत्ते के सामने परोसा भोजन यूसीएस, तब भी कुत्ते ने निकाली यूसीआर। ये है इसकी लार, किसकी, कुत्ते की। हमने फिर क्या किया, हमने सीएस और यूसीएस को साथ में परोसा, तो भी क्या हुआ, यूसीआर हुआ। फिर भी क्या हुआ मित्रों, यूसीआर हुआ। मतलब जो सीएस हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस हुआ, ये हमारी घंटी थी। क्या थी, घंटी थी। और यहाँ हमने भोजन रखा, तब भी कुत्ते ने क्या गिराई, लार गिराई। इसके बाद हमने कंडीशनल स्टिमुलस रखा ओनली, हमने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा और लार गिर गई, घंटी बजते ही लार गिरी। सिया, ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल। घंटी के बजने के बाद थोड़ी लार गिरनी चाहिए थी, लेकिन क्यों गिरी, क्योंकि वह क्रिया बार बार हो रही थी। पूर्व में उद्दीपक, पूर्व में क्या होता था, पावलोव महोदय ने क्या किया, कुत्ते के सामने पहले भोजन रखते रहे, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद पहले घंटी बजाई, फिर 5 सेकंड बाद भोजन रखा, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन, घंटी भोजन, लार गिरी, फिर क्या होने, घंटी लार होने लगा। तो ये हमारा नियम हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, जब इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो 2 प्रकार की क्रियाएं बताई थी, एक स्वाभाविक अनामंदित क्रिया बताई और एक अस्वाभाविक उद्दीपक क्रिया बताई। अब देखो, एक होता है अनुकूलित उत्तेजना शब्द, एक क्या होता है, अनुकूलित, ये समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। एक होता है अनुकूलित उत्तेजना शब्द। क्या होता है, अनुकूलित उत्तेजना, अनुकूलित उत्तेजना। अब अनुकूलित उत्तेजना क्या होती है, देखो किसी कार्य को करने के पहले जो हमारे मन में उत्तेजना जाग जाए, वह अनुकूलित उत्तेजना होती है। जैसे कि घंटी बजी तो कुत्ते ने समझ लिया उसके सामने भोजन आना है, मतलब उसके मुंह से लार टपक गई। अब कैसे हम इससे और दूसरी भाषा में समझते हैं, जैसे कि एक कुत्ते को भोजन रख रहे थे पावलोव महोदय,
हमें कोई कार्य करना है, हमें कहीं जाना है, हमें पता चला कल सुबह निकलना है, आज रात में हमारी तैयारी करना ही अनुकूलित उत्तेजना है। कार्य होने के पहले जो हमारे मन में मनोभाव होते हैं और जिसके तहत हम कार्य करने लगते हैं, कोई कार्य प्रारंभ होने के पहले जो आज जैसे हमारा रिजल्ट आना है तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी, सुबह रिजल्ट आना है, कल रिजल्ट आना है, पूरे दिन हम घूमते फिरते रहेंगे, तो रिजल्ट आया नहीं, हमारे अंदर उत्तेजना है, इसे ही अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। कार्य होने के पहले जो मन में एहसास पैदा होते हैं वही अनुकूलित उत्तेजना कहलाता है। मित्रों, अब आगे देखते हैं। जो पावलोव का सिद्धांत है इसमें अनुबंधन का होना अति आवश्यक है, बिल्कुल मेन है, तो लिख लीजिए पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन का होना आवश्यक है। मतलब अनुबंधन नहीं होगा तो पावलोव के सिद्धांत में अधिगम भी नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, कि अनुबंधन से क्या आशा है। एक शब्द हमें बार बार दिया जा रहा है, अनुबंधन। अब अनुबंधन से क्या आशा है इसको हम जानते हैं। अनुबंधन किस चिड़िया का नाम है, अनुबंधन होता कैसे है, अब देखो इसी पे चर्चा करते हैं। देखो अनुबंधन होता कैसे पुनरावृत्ति के आधार पर जो क्रिया बार बार हो उसे हम अनुबंधन कहते हैं। होता कैसे है, जैसे कि हमें गिनती सीखनी है, जैसे बचपन में हमने गिनती सीखी है, तो कैसे सीखते हैं गिनती, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आप जो छोटे थे ऐसे अक्षर लिखने लगे? नहीं, कभी हमने 1 को ऐसे बनाया, 2 को ऐसे बना दिया हो, 3 को ऐसे बनाया हो, 4 को ऐसे बना देते हैं। लेकिन एक समय के बाद हम रटते रहे, टीचर सिखाता रहा, मास्टर सिखाता रहा और हम अक्षर बनाना सीख गए। चलो ये गिनती तो किसी ने जैसे सीख भी ली होगी, लेकिन ए कभी ऐसे बनता था, हम लोग ऐसे बना देते थे। सी बनता ऐसे है, हम ऐसे कर देते थे। एम बनता ऐसे, हम उसको डब्लू में बना देते थे। ये अधिकतर हर बच्चे के साथ हुआ होगा बचपन में। लेकिन हमको सिखाया गया, किसी भी क्रिया की पुनरावृत्ति कराई गई और एक समय आने पर उस क्रिया के साथ, इन अक्षरों के साथ हमारा हो गया अनुबंधन और हम समझ गए नहीं ये तो ऐसे बनता है, एम ऐसे ही बनता है और ये तो डब्लू होता है। इसे अनुबंधन कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। जो निर्मित क्रिया होगी अनुबंधन कहलाती है। यह हमारा क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। अब देखो, अब अनुबंधन का होना भी बहुत शीघ्र होता है और एक बार में हम अनुबंधन कर लेते हैं। अक्षरों का अनुबंधन किया। अब देखो अनुबंधित कैसे हो जाते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे कि स्वाभाविक रूप से होता है, हम किसी भी धार्मिक स्थल से निकलें तो सर झुकाते हैं, ये हमारी स्वाभाविक क्रिया होती है। कोई भी निकले हम सर झुकाते हैं, अनुबंधन हो गया हमारा मंदिर के साथ। अब देखो और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम सबने विद्यालय में पढ़ा, होता क्या था, सुबह से पढ़ने गए, उब जाते थे, घंटी बजी नहीं, मास्टर भली क्लास में बना रहे, बैग बंद, और कुछ लड़के तो बाहर निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों का घंटी के साथ हो गया है क्या? अनुबंधन। किसी दिन ऐसा हुआ धोखे से चपरासी ने घंटी टन 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 करा दी, फिर क्या सब लड़कों ने बैग बंद किया और बीच ग्राउंड में सबके साथ हुआ होगा। ये है अनुबंधन, हमारा हो चुका है अनुबंधन। जैसे कि और देखो, हमारे दोस्त आते हमको बुलाने क्रिकेट खेलना, इशारा दिया, हम उनके इशारे से अनुबंधित हो गए। क्रिकेट का इशारा है, इसे कहते हैं अनुबंधित। क्यों? क्योंकि वह क्रिया डेली हो रही, इसलिए हम हो गए अनुबंधित। और चलो देखो, अपनी खुद की बात बताता हूँ निजी में अनुबंधन कैसे होता है। मेरी माता श्री को शाम के 5 बजे और यदि चाय ना मिली तो सर में दर्द उनका स्टार्ट, इसलिए मेरी माता श्री का अनुबंधन हो गया चाय के साथ कि 5 बजे चाय चाहिए, नहीं चाहिए तो सर दर्द स्टार्ट। इसे कहते हैं अनुबंधन। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अनुबंधन के। लिख लो, मंदिर के सामने से निकलने पर सिर का झुकाना। अगला लिख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। स्कूल की घंटी
स्कूल की घंटी के बजते ही बैग लेकर भागना, बैग लेकर भागना। अगला देखते हैं छोटे बालकों को चित्र के माध्यम से सिखाना, छोटे बालकों को चित्र के माध्यम से सिखाना, चित्र के माध्यम से सिखाना। अब देखो ये कैसे होता, ये आज की शिक्षा में सबसे बड़ा पहलू है। चित्र के माध्यम से कैसे, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ऐसी बुक का एक पेज है, इसमें यहाँ हमारा केला बना है, इसे लिखा है, यहाँ हमारा सेव बना है, यहाँ आम भी बना दिया, लो अनानास बना दिया, ऐसे काफ़ी फल बने हैं। और बच्चे को सबसे पहले हम सिखाते हैं एप्पल, APPLE, और बच्चे को हमने रट रट के सिखाया, पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा। और एक दिन बच्चा अपने माँ के साथ निकल गया बाजार, अपने पिताजी के साथ गए बाजार, और उसने फल वाले की दुकान देखी, और दुकान देखते ही बच्चे के मन में विचार आया, अरे ये तो APPLE एप्पल मीन्स सेब है। बच्चा पहचान लेगा क्योंकि उसको हमने चित्र से सिखाया है, अनुबंधित कर दिया है चीज़ों के साथ। कैसा कर दिया है? अनुबंधित कर दिया है। ये चीज़ें हो गई। अब एक प्रश्न और उठता है, अनुबंधन हमारे कौन से मन में होता है? चेतन मन में होता है, अचेतन मन में होता है, या अर्धचेतन मन में होता है? तो जो अनुबंधन होता है मित्रों, वह चेतन अवस्था में होता है। तो लिख लो, अनुबंधन की क्रिया चेतन मन में होती है। अनुबंधन की क्रिया चेतन मन में होती है। स्टार बना के लिख लो, अनुबंधन की क्रिया, अनुबंधन चेतन मन में होता है, चेतन मन में होता है। कैसे में होता है? अनुबंधन हमारा कैसे होता है? चेतन मन में होता है। अब यहाँ तक हमारा पावलोव का काफ़ी सिद्धांत पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, कुछ आपको अनछुए पहलू भी मिले होंगे। अब और चर्चा करते हैं, 10 मिनट और सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। अब जब IV पावलोव ने दिया तो इन्होंने पांच कथन दिए, 5 बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस किया। पहला फोकस इनका था विलोपीकरण। पहला फोकस क्या था? विलोपीकरण। क्या था? विलोपीकरण। अब विलोपीकरण क्या होता है, इस चीज को हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। देखो विलोपीकरण हुआ क्या, हमने कुत्ते के सामने रखा था भोजन, वो कुत्ते ने गिराई लार, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने कुछ दिनों बाद घंटी बजाना शुरू किया, फिर आदर्श समय 5 सेकंड के बाद भोजन रखा, फिर भी कुत्ते ने लार गिराई। ऐसी प्रक्रिया चलती रही। फिर हमने लार गिराई, कुत्ते ने हमने घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई, हमने घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई, हमने घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई। घंटी लार घंटी लार घंटी लार। एक समय बाद आया, हमने घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई लार नहीं गिराई। क्रिया का हो चुका है विलोपीकरण। अब क्रिया नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी समझ गया सिर्फ घंटी बजा के लार गिरवाता, भोजन वोजन नहीं देता है। अब कैसे हुआ ये देखो, जानते हैं। हमने एक दिन आपको विद्यालय वाला उदाहरण सुनाया था, फिर सुनाते हैं कि एक मास्टर था बहुत खतरनाक। वो क्लास में जाने के पहले लाठी चपरासी के हाथों भिजवा देता था, और लाठी पहुंचते ही क्लास 10th के स्टूडेंट साइलेंट मूड में हो जाते थे। सर आने वाले हैं, मैथ पढ़ाएंगे, मैथ्स के सर हैं, खतरनाक सर हैं। यह प्रक्रिया चलती रही, बच्चों में हुआ। एक दिन हुआ क्या, टीचर ने स्कूल छोड़ दिया। अब स्कूल छोड़ दिया, लेकिन चपरासी ने लाठी पहुंचा दी। शोर कर रहे थे बच्चे उस पीरियड में, कोई टीचर नहीं था, तो बच्चे शांत हो गए। अगले दिन फिर पहुंचाई, फिर पहुंचाई, फिर पहुंचाई, और ऐसी लाठी पहुंचाते रहे, लेकिन टीचर ना आया। ये प्रक्रिया 10-15 दिन चली। उसके बाद बच्चे भी समझ गए मेरे साथ हो रहा है धोखा। फिर बच्चे लाठी पहुंचने के बाद भी शोर मचाते थे। इसका मतलब हुआ जो बच्चों का अनुबंधन था उसका क्या हो गया, क्रिया का विलोपीकरण हो गया। तो इस विलोपीकरण को लिखते हैं पावलोव के अनुसार। लिखो पावलोव के अनुसार अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर क्रिया का क्या हो जाता है, ना करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। क्या होता है? अनुबंधन
समाप्त हो जाता है और अनुबंधन समाप्त होने की क्रिया ही विलोपीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? विलोपीकरण कहलाती है। अगला देखो, दूसरा विलोपीकरण हो गया। अब मित्रों हम पढ़ते हैं विलोपीकरण के बाद हमें पढ़ना उद्दीपक सामान्यीकरण। दूसरा होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। देखो अब इसका कैसे होगा, देखो हम समझते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है। मतलब मिलती जुलती परिस्थितियों में वही अनुकूलित अनुक्रिया होना उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। अवस्थाएं एक से, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि सब कोई हमारे मित्र लगभग 60% भारत देश की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र, किसी के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होता है। जैसे कि हम कहीं गए घूमने, जैसे मैं किसान आदमी हूँ और खेत पे जाना मेरा बना रहता है डेली का, और खेत पे गए और एक दिन अचानक से मुझे एक पेड़ के नीचे दिख गया सर्प, और सर्प देखते ही हम वहाँ से भाग गए। ध्यान से सुनना, सर्प देखते ही हम भाग गए। हमारे अंदर अनुबंधन हो चुका है कि सर्प को देखते ही हम भाग गए। हम अगले दिन फिर वहीं पहुँचे उसी पेड़ के पास, और किसी ने वहाँ डाल दी थी रस्सी, और हमने देखी ना वहाँ रस्सी और तुरंत भागे। क्यों भागे? क्योंकि हम रस्सी को ही क्या समझ बैठे थे मित्रों? सर्प बैठे थे। उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। और अगर आप अपने पावलो के कुत्ते से एग्जाम्पल ढूंढना चाहते हैं तो कुत्ते को जब घंटी बजा रहे थे, उसके बाद पावलो महोदय ने वो कुत्ता छोड़ दिया, और पावलो महोदय ने उसका निरीक्षण किया कि जब वह निकला स्कूल के मंदिर के सामने से, स्कूल के सामने से निकला, मंदिर के सामने से निकला, और जैसे ही उसने घंटी की आवाज़ सुनी तो उसने लार गिरा दी, क्योंकि वह उद्दीपक में विभेदीकरण की क्षमता नहीं थी उसके अंदर। वह उद्दीपक में विभेदीकरण नहीं कर पाया, इसी को क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। वह दोनों उद्दीपकों को एक ही समझ गया था। अगला देखो, अगला इन्होंने दिया उद्दीपक विभेदीकरण। देखो जैसे हमने कहा अभी इस पे नाम लिया था, अब हो गया उद्दीपक विभेदीकरण। मतलब दो समान उद्दीपकों में अंतर करना। जैसे सर्प वाला उदाहरण दिया, अगले दिन मैंने तीसरे दिन गया तो देखा अरे रस्सी थी, मैं समझ गया रस्सी और सर्प में अंतर होता है। पावलो का कुत्ता भी कुछ दिन के बाद समझ गया था मित्रों कि नहीं, ये तो कहाँ की घंटी है? मंदिर की घंटी है, ये तो ट्रेन की घंटी है, ये तो हमारे मंदिर की विद्यालय की घंटी है। तो जब कोई बालक बालकों के संदर्भ में दो उद्दीपकों में अंतर समझना कर जाए तो उस क्रिया को कहते हैं उद्दीपक विभेदीकरण। अगला हम पढ़ते हैं समय कारक। चौथा इन्होंने दिया समय कारक। समय कारक का मतलब क्या हुआ मित्रों? समय कारक का अर्थ हुआ कि दो उद्दीपकों के मध्य बस 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए। 5 से ज़्यादा सेकंड रखोगे उद्दीपक में कोई मतलब नहीं निकलेगा, अनुबंधन नहीं बनेगा। कैसे? यदि पावलो घंटी बजाते, उसके 10 मिनट बाद भोजन लाते, कुत्ते को क्या पता घंटी किसके लिए बजाई गई? तो जो एक समय कारक होता है, इसके लिए हमारे आईवी पावलो महोदय ने कहा कि 5 सेकंड से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और 5वां कथन दिया था इन्होंने बुद्धि कारक। इन्होंने कहा था कि मेरा जो सिद्धांत है ये मंदबुद्धि बालकों के लिए नहीं है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक और बालिकाएं अधिगम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अधिगम? क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती वह अनुबंधन बनाने। तो यह बुद्धि कारक था। इस प्रकार से हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का पूरा सिद्धांत हो गया। इसके कुछ शैक्षणिक महत्व रह गए जो आप लोगों को पढ़ाने हैं। शैक्षणिक महत्वों को देखते हैं हम। हाँ देखो मित्रों, तो ये शैक्षणिक महत्व है आप लोगों के लिए। अधिगम का यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है, पहला यही कहता है। दूसरा कहता है छोटे बालकों को सिखाने में सहायक होता है। इसके शैक्षणिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? तो यह जो सिद्धांत है वह छोटे बालकों को सिखाने में सहायक होता है। शराबी की शराब छुड़ाने में सहायक होता है, गंजेड़ी की गांजा छुड़ाने में सहायक होता है, जो धूम्रपान करते हैं उन सब की आदतों को छुड़ाने में सहायक होता है। कैसे होता है बताओ? किसी दिन जैसे कोई शराबी शराब पी रहा है, उसकी शराब में कुछ डाल दो दवा, उल्टी वाली डाल दो, दस्त वाली डाल दो, पीते ही उसे उल्टी दस्त होने लगें तो निश्चित है उसको शराब से हो जाएगी घृणा। और ये अनुबंधन बना रहे 3-4 दिन ऐसे लगातार करो तो वह व्यक्ति शराब छोड़ सकता है। जानवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक अनुबंधन किया था कुत्ते के साथ पावलो महोदय ने, तो बता दिया। छोटे बालकों के चित्रों के माध्यम से अक्षर और भाषाई ज्ञान सिखाने में सहायक, मैंने भी बताया। बालक बालिकाओं की अच्छी आदतों का निर्माण करने और बुरी आदतों को छुड़ाने में सहायक होता है। कैसे होता है? जैसे कि
एक स्कूल, एक कबाड़ी बच्चा है और वो विद्यालय से आता है, वो आते ही जैसे ही घर में घुसता है उसने जूते फेंके एक तरफ और बैग को फेंका इस तरफ और कमरे में जाके अब उसकी इस आदत को छुड़ाना है तो हमें उसके साथ करवाना होगा अनुबंधन। जैसे ही उसने बैग को आके अब इस तरीके से फेंका, जूते मोजों को उतार के फेंक दिया, उससे कहो नहीं चलो उठा के रखो इनको, और यही कार्य जब उससे करवाया, नहीं सामान सही से व्यवस्थित करो, ये करो, तो उसके अंदर एक आदत की प्रवृत्ति, अरे यार मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, तो वह स्वयं से करेगा, अनुबंधन हो जाएगा। अगला देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री। इस अधिगम के सिद्धांत, जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हम पढ़ रहे हैं पेडागॉजी क्लासेस में, उसकी लिंक दी गई आपको, यदि साप्ताहिक क्लासेस पढ़नी है जो सीटेट स्पेशल चल रही हैं, तो जो शिक्षण सहायक सामग्रियों के सिद्धांत के आधार पर हैं, जो शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्रियां वो इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। वह सिद्धांत आंतरिक तरीके से सिखाने में सहायक होता है। अब मित्रों यहाँ एक चीज़ और थी आप लोगों के लिए, वाटसन महोदय ने जो उद्दीपक सामान्यीकरण हमने बताया था उस पर एक सेकंड और चर्चा कर लेते हैं। ये आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं उद्दीपक सामान्यीकरण की बात कर रहा था आप लोगों से, वहाँ एक प्रयोग किया था उद्दीपक सामान्यीकरण पर, बहुत प्रचलित प्रयोग था, पूछा भी जाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो इसका मतलब क्या था? वाटसन महोदय ने, किसने मित्रों? वाटसन महोदय ने अपने बच्चे पर कितने बार? अपने बच्चे, अपने पुत्र पर, पुत्र इनका था मात्र 11 माह का। कौन था पुत्र? अल्बर्ट। पुत्र का नाम क्या था? अल्बर्ट। किसने प्रयोग किया था यह? वाटसन महोदय ने। तो क्वेश्चन बनता है, उद्दीपक सामान्यीकरण पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो उद्दीपक सामान्यीकरण पर वाटसन महोदय ने प्रयोग किया था, और सीधा सीधा बन जाता है, किस व्यक्ति ने अपने 11 माह के बच्चे पर प्रयोग किया था? कौन था? 11 वर्ष के बच्चे पर प्रयोग किया था। किसने? वाटसन महोदय ने। इन्होंने क्या किया, इनका जो बच्चा था वो खरगोश के साथ ज़्यादा खेलता था। किसके साथ? खरगोश के साथ ज़्यादा खेलता था। तो इन्होंने सोचा कि यदि बच्चे को खरगोश से नुकसान ना पहुंच जाए, तो इन्होंने क्या किया, खरगोश का हूबहू वैसे ही एक खरगोश बनवाया खिलौने में, और उसमें एक बटन लगाया और रिकॉर्ड करके एक भयानी डरावनी आवाज़ भर दी। और जैसे ही खरगोश के साथ इनका बच्चा खेलने गया अल्बर्ट, और बटन पर उंगली पड़ी और भयानी आवाज़ आई, तो उसने खरगोश को फेंक दिया। फिर इनने जो साक्षात सजीव खरगोश था उसको पास में ले गए, तो उसने खेलने से मना कर दिया। अनुबंधन के द्वारा बालक की आदत को छुड़ा दिया। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न, ये एक सिद्धांत खत्म हुआ। और एक आप लोगों के लिए प्रश्न है मित्रों कि NCERT के अकॉर्डिंग शिक्षक सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती हैं? शिक्षक सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती हैं? NCERT के अनुसार बताना है शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। जो मित्र बताएगा उसकी नेक्स्ट अब है जो वीडियो आएगा आप लोगों का, उसमें आपका नाम जरूर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।